अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ रिस्क। मेजरमेंट ऑफ रिस्क इससे पहले जो हमने क्लास में डिस्कस किया था और ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू भी हमने इसको डिस्कस किया, वो था मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट, जिसमें हमने देखा कि रेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड या दूसरा नाम था इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न। फिर हमने देखा जी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब ये टेक्निक्स हमने डिस्कस की थी। मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट के रिस्क को कैसे मेजर करेंगे, जबकि मैंने कहा था मेजरमेंट ऑफ रिस्क में 2 कैटेगरीज आती हैं। मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट, जो कि हमने पढ़ लिया। ये सारी टेक्निक्स मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट और उसके बाद इसकी डिसीजन मेकिंग भी हमने देख ली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। कि हमारे पास पोर्टफोलियो है, एक इन्वेस्टमेंट हमने नहीं की, एक कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाया, एक स्टॉक में सारा पैसा नहीं लगाया, डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट स्टॉक्स में हमने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो उसके रिस्क को अगर हमने मेजर करना है तो कौन सी कैटेगरीज, कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे और फिर उसको एनालाइज किस तरह करेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आपकी रिवीजन के लिए जस्ट लिख देता हूँ दोबारा जी। पोर्टफोलियो क्या है, पढ़ तो हम चुके हैं पहले ही। पोर्टफोलियो, इफ इन्वेस्टर made investment into or more than 2 companies instead of investing all money into one इन्वेस्टमेंट। एक ही इन्वेस्टमेंट में सारे पैसे नहीं लगा दिए, डिफरेंट उसका पोर्टफोलियो बना के उसको इन्वेस्ट किया। अब इसकी हम एग्जांपल लेते हैं जी। 2 कंपनीज पाकिस्तान में कोक की एग्जांपल ले लें। कोक कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, और पेप्सी। सपोज एक बंदे के पास 1 लाख रुपया है और वो ये चाह रहा है कि उसके पास ऑप्शन है, या तो सारे का सारा कोक में इन्वेस्ट कर दे या सारे का सारा पेप्सी में इन्वेस्ट कर दे। तो अगर सारा पैसा कोक में लगाएगा तो सिंगल एसेट में हो जाएगा, सिंगल एसेट सिंगल कंपनी में। सारा पैसा पेप्सी में भी लगा दे तो फिर भी पोर्टफोलियो नहीं बनेगा। तो इसका जो टेक्निक है वो कहते हैं जी 1 लाख में से कुछ पैसे पेप्सी में लगाए, कुछ पैसे कोक में लगाए। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी उसने 60%, 1 लाख का 60% पेप्सी में इन्वेस्ट कर दिया और 1 लाख का 40% उसने कोक में इन्वेस्ट कर दिया। तो अब 40,000 रुपया, इसका 40% ले, 40,000 रुपया उसने कोक में इन्वेस्ट किया और 60,000 रुपया उसने पेप्सी में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये बन गया हमारा पोर्टफोलियो 40% एंड 60%। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जी।
फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है, उसके पास यही 1 लाख है और उसके पास ऑप्शन है पीएसओ और पीटीसीएल, 2 कंपनीज हैं पाकिस्तान की। तो एक इन्वेस्टर है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो या तो पीएसओ और पीटीसीएल 2 कंपनीज का उसने पोर्टफोलियो बनाना है। अब 1 लाख रुपया उसके पास ऑप्शन है कि वो कैसे इन्वेस्ट करे। ये इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, उसका ब्रोकर उसको क्या एडवाइस करता है या उसकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या है। अब हो सकता है वो इसमें 50-50 लगा दे, 50% इसमें पीटीसीएल में इन्वेस्ट करे, 50% पीएसओ में इन्वेस्ट करे। अब अगर पीटीसीएल में 50% इन्वेस्ट करेगा, मतलब 50,000 रुपया उसने पीटीसीएल में लगा दिया और इसमें 50% करे तो 50,000 रुपया पीएसओ में भी लगा दी। ये ऑप्शन 1 होगी। अब ऑप्शन 2 क्या हो सकती है जी? 60% पीटीसीएल में लगा दे, 40% पीएसओ में लगा दे। इस सूरत में ₹60,000 पीटीसीएल में हो गया और ₹40,000 पीएसओ में हो गया। अब ये डिफरेंट ऑप्शन बना सकते हैं, इसमें 70, इसमें 30 हो सकता है, इसमें 70, इसमें 30 हो सकता है। तो ये इन्वेस्टर की अपनी जो है वो सोच है, इन्वेस्टर का अपना एनालिसिस है कि वो किस तरह इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना चाह रहा है। अब इसमें देखेंगे पोर्टफोलियो क्यों बनाया। पोर्टफोलियो के बनाने के मकसद क्या हैं जी? एक तो ये है कि रिस्क कम हो जाए और रिटर्न बढ़ जाए। ये पोर्टफोलियो का मकसद होता है कि रिस्क को कम से कम कर दिया जाए। रिस्क कम से कम जब हो जाता है तो ये कंपनी कहते हैं इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट है। अब देखें इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितनी % इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें, और किस इसमें ये इन्वेस्टर का डिसीजन है। वो अपना एनालिसिस करेगा, जो हमने फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रोकर की पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू देखेगा कि इन सब को कंक्लूजन करके जैसे वो चाहेगा उसमें इन्वेस्ट कर देगा। अब हमने देखना है जी, उसने इन्वेस्ट कर दिया एक % के लिहाज से, तो अब वो कहते हैं कि कैसे इसको एनालाइज करें कि इस पोर्टफोलियो का रिस्क क्या है, कैसे मेजर करेगा जी। इस कहते हैं कि पोर्टफोलियो में इतने उसको कितने % रिस्क बियर करना पड़ेगा, जबकि पोर्टफोलियो का मकसद ही है रिस्क को कम करना। अब इसमें एक और चीज़ देखें, हम सपोज करते हैं जी 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया 2 कंपनीज हैं पीएसओ एंड पीटीसीएल। अब 2 कंपनीज पीटीसीएल और पीएसओ में 1 लाख रुपया वो इन्वेस्ट करना चाह रहा था, तो 60% सपोज करते हैं, ये एग्जांपल हम लेके चलेंगे, 60% उसने पीटीसीएल में इन्वेस्ट किया और 40% उसने पीएसओ में इन्वेस्ट कर दिया। 60,000 पीटीसीएल में, 40,000 पीएसओ में, उसका पोर्टफोलियो बन गया। अब पोर्टफोलियो बनाने का मकसद ये भी होता है कि अगर एक कंपनी में लॉस होगा तो दूसरी कंपनी में जो बेनिफिट है वो उससे नेट ऑफ राइट ऑफ हो जाए, ताकि आपका नुकसान कम से कम हो। अब 1 लाख का 60% पीटीसीएल में कहा लगा दिया, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये इसकी इम्पोर्टेंस है। मतलब पीटीसीएल को इन्वेस्टर ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, ज़्यादा वेटेज दी, ज़्यादा स्कोर दिया, मतलब ज़्यादा पैसे इसमें लगाने चाहिए। तो पीएसओ की इन्वेस्टर के नज़र में इम्पोर्टेंस या वेटेज जो है वो कम है। अब पीटीसीएल की कहते हैं कि ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट, 60% उसने कर दी, और उसके बाद जो 40% है वो पीएसओ में है। अब इसको हमने न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल करना है। अब बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें ये दिया गया होता है जी, ये वेटेज नहीं दी, उसने जस्ट ये कहा है जी 1 लाख है, वो 2 कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, अगर उसने ये एक नोट याद रख लें, इफ़ इन द एग्जामिनेशन
वेट्स, ये जो हमने कहा 40% और 60%, वेटेज ऑफ ईच कंपनी is not given, then we suppose equal weightage अगर तो उसने वेटेज नहीं दी तो हम इक्वल वेटेज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल उसने उसने ये कहा होता कि 1 लाख है वो इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है, हमें नहीं पता किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, कितने % पीटीसीएल में, कितने % पीएसओ में, तो हमने कहना था जी 50% इसमें किया, 50% इसमें किया। ये एक जस्ट कंक्लूजन, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन। पोर्टफोलियो क्या था जी, एक कंपनी में इन्वेस्ट करने की बजाय एक से ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया जाए, मकसद ये हो कि आपका रिस्क कम से कम हो जाए। हमने ये एग्जांपल ली कोक पेप्सी की, 1 लाख है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, पीएसओ की एग्जांपल ली। अब इसमें एक नया पॉइंट जो सीखा वो क्या था, जितने % इन्वेस्ट करेगा मतलब उतने % उसको इन्वेस्ट इम्पोर्टेंस दी, तो हमने इसको क्या रख लिया, वेटेज उसका नाम रख लिया। अब आते हैं जी इसके न्यूमेरिकल की तरफ। जैसे हमने सिंगल एसेट में देखें, स्टैंडर्ड एविएशन, पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड, फिर स्टैंडर्ड एविएशन, फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, इसमें एक और टेक्निक रह गई थी, वेरिएंस भी हमने फाइंड किया था। अब सेम जो चीज़ें हैं ना ये पोर्टफोलियो में भी करेंगे, लेकिन मेथड उसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न या स्टैंडर्ड, उसके बाद हम देखेंगे जी स्टैंडर्ड एविएशन, और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएंस। अब हेडिंग है जी मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो के रिस्क को मेजर करना है तो सबसे पहले मैंने कहा जी इसमें हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न को फाइंड करना है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न या स्टैंडर्ड जो है वो क्या है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड लिख लें या एक्सपेक्टेड रिटर्न लिख लें, जो आपको सूट करे। अब रिटर्न को हमने आर से शो किया हुआ है ना, आर बार जो था सिंगल एसेट का। अब इसमें जस्ट एक चेंज आएगी, नीचे लिख देंगे पी से मुराद पोर्टफोलियो। अब पी लिखने का मकसद ये है कि वाज़ेह हो जाए कि ये रिटर्न ये जो स्टैंडर्ड हमने फाइंड किया है ये सिंगल एसेट का नहीं है, बल्कि ये हमारा पोर्टफोलियो का। एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसका फार्मूला है समेशन आर पी ओवर एन। आयोटा 1 to n, इसका मतलब है रेंज, जितनी कंपनीज दी होंगी 1 से लेके n, यानी कि 1 से लेके 4, 5, 6 जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज के रिटर्न है। n से मुराद है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन है उसको n लिख लेंगे। जैसे 3 कंपनी है तो 3 आएगा, 4 कंपनी है तो यहाँ पे 4 आएगा। अब ये आर पी से क्या मुराद है, आर पी कैसे निकलेगा, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इसे हम कैलकुलेट करेंगे या आर पी R1 मल्टीप्लाई बाय W1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय W2 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाय W3। हम सपोज किया ये 3 कंपनीज हैं। आर से मुराद है एक पर्टिकुलर कंपनी का रिटर्न जो उसने पर्टिकुलर ईयर में दिया,
ये अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। W1 से मुराद है वेटेज, कंपनी वन की वेटेज। जैसे अपनी एग्जांपल में हम देखें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था PTCL में 60%, तो इधर वेटेज क्या होगी इसकी 60%, ये हमने लिखना है 60%। अब जो रिटर्न R1 है इस PTCL का, सपोज इसमें इन्वेस्ट करने से 8% मिल रहा है PSO में इन्वेस्ट करेंगे तो 7% मिल रहा है। अब इधर 8%, ठीक होगा जी। R2 हमने कहा PSO, तो उसका रिटर्न हमने लिखा 7%, वेटेज उसकी क्या थी 40%। अब R3 होगा तो उसको हमने इसी तरह लिख लेना। उसके बाद जो सेकंड टेक्निक है इसकी रिस्क को मेजर करने की, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड टेक्निक हम इसकी लिख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन RP माइनस RP बार होल स्क्वायर n-1 और इन सब का अंडर रूट। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। RP से क्या मुराद है, जैसे हमने कैलकुलेट किया ये वाला RP R बार, ये इससे जो निकलेगा n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे -1 करेंगे। अब उसके बाद वेरिएंस पहले देख लें, क्योंकि ये वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन मिलते जुलते होती हैं। थर्ड फार्मूला है वेरिएंस। अब वेरिएंस को हम अगर लिखना चाहें तो सेम एट यही होगा, जस्ट इसका हमने ये अंडर रूट नहीं लेना। समेशन RP माइनस RP बार होल स्क्वायर n-1, ये वेरिएंस आ जाएगा। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है ये भी देखते हैं बाद में, और फिर उसके बाद इसको एनालाइज कैसे करना है वो हम एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे। 4 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जैसे हमने CV से भी शो किया था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या CV। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला सेम है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय RP बार, ये वाला जो आंसर आएगा ये वाला, और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से जो आएगा। अब ये 4 फार्मूले हैं, इसको हमने इंटरप्रेट करना है और उसके बाद इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू भी लिखते हैं, वो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फिर इसके बाद हम पेपर्स के हवाले से देखेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स में ये क्वेश्चन किस तरह आया है और हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है और कैसे इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे और क्या इसको कंक्लूजन निकालेंगे। तो ये 4 फार्मूले हमने याद रखने हैं, 4 फार्मूले 1 2 3 4। अब एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये सारे फार्मूले क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए। सपोज करते हैं जी, एक क्वेश्चन बना लेते हैं खुद से। एक इन्वेस्टर है ABC इन्वेस्टर, ABC and company is an investor who is willing
to make investment by making portfolio. You are required to calculate expected return, standard deviation, variance, and coefficient of variation. Coefficient of variation from the following data. डाटा दिया गया होगा आपको, उससे आपने कैलकुलेट करना होता है। अब जैसे पेपर में क्वेश्चन आता है ना, वैसे मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। पेपर में ये क्वेश्चन आता है जी, ईयर्स दिए गए होंगे, जो कंपनीज है उन्होंने कितने सालों में किस हिसाब से रिटर्न दिया। 2 कंपनीज वही लेते हैं जी हम, PSO और उसके बाद PTCL। टू कंपनीज का हमारे पास डाटा है जो उसने कहा जी आप इसको कैलकुलेट करें। अब ईयर्स में हम देख लें कि ईयर्स में ले लेते हैं जी 2015 से 2015, 2016, 2017, 2018। अब सपोज किया जी PSO ने 2015 में 10% रिटर्न दिया, जिसे रिटर्न RI भी कहते हैं हम। उसके बाद 2016 में 12% रिटर्न दिया, 2017 में 16% रिटर्न दिया, 2018 में 18% रिटर्न दिया। उसके बाद अगर हम देखें जी PTCL में, तो PTCL ने 7% रिटर्न है जी, उसके बाद 9%, फिर 11%, 13%, ये कहते हैं कि रिटर्न कैलकुलेट किया। अब जो हमारी एग्जाम्पल है, जो हमने कहा था वेटेज के हवाले से, ये देखें जो हमने पहले डिसाइड किया हुआ है कि PTCL में कितना इन्वेस्ट किया उसने 60%, PSO में कितना इन्वेस्ट किया उसने 40%। PTCL में उसने इन्वेस्ट किया है जी 60% और PSO में उसने इन्वेस्ट किया है 40%। ये उसकी वेटेज है। रिटर्न भी हमें मिल गए और उसके बाद वेटेज भी हमें मिल गई कि रिटर्न और वेटेज जो है उसको कैसे हमने लिखना है। अब इस तरह से ये क्वेश्चन होता है, पेपर में आएगा, और ये आपको जो कहा गया है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको कैलकुलेट करें। जैसे रिक्वायरमेंट देखें क्या थी, एक्सपेक्टेड रिटर्न एक रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, इसका वेरिएंस फाइंड करें, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करें। 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। डाटा आपको इस तरह दिया गया होगा, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आएगा, नीचे रिक्वायरमेंट 2, 3 जो 2 या 3 लिखी होंगी, जितना वो चाहेगा आपसे पूछ लेगा। ईयर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, उसका 4-5 साल का पिछला डाटा एनालाइज करते हैं कि उसने कितने % रिटर्न दिया हर साल, जो उसने डिविडेंड पे किया अपने शेयर होल्डर को। अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करें तो इसने इंटरेस्ट कितना पे किया। इस तरह कंपनी PTCL जो है, इसने क्या 4 सालों में पे किया। अब ये रिटर्न दे के परसेंटेज डिसाइड करते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना है, इसमें 60 करना है, इसमें 40 करना है, या इसमें 40 करना है, इसमें 60 करना है, इसमें 40 करना है। जस्ट हमने अज्यूम किया है, ये इन्वेस्टर की अपनी मर्ज़ी है।
पेपर में आपको दिया गया होगा कि कितने परसेंट उसने इन्वेस्ट करना है। अब ले जी, इसी को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन की मदद से हमने ये सारी टेक्निक्स हमने इसको अडॉप्ट करनी है। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड एविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आप बदलना भी चाहें ना अगर इसको वेटेज को, तो आप इसको बदल सकते हैं। सपोज मैंने 60-40 लिखा, आप ये भी लिख सकते हैं पीटीसीएल को लिख लें 40% और पीएसओ को आप लिख लें 60%, कि 60% इसमें इन्वेस्ट किया, 40% इसमें इन्वेस्ट किया। वेटेज बदल के भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे आप अपनी मर्जी की वेटेज रख लें, 60 भी रख सकते हैं, 40 रख सकते हैं। जब आप खुद से प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, पेपर में आपको बताया गया होगा कि कितने परसेंट आपने वेटेज रखनी है, तो आपने उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। अब मैं ये कर रहा हूँ, सपोज जी पीटीसीएल में हमने 40% इन्वेस्ट किया, पीएसओ में 60% इन्वेस्ट किया। इस हिसाब से ही हम इधर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ईयर, उसके बाद पीएसओ और पीटीसीएल। ईयर थे 2015, 2016, 2017, 2018। पीएसओ का जो रिटर्न था वो था 10%, 12%, 16%, 18%। पीटीसीएल का हमने लिखा 7%, उसके बाद 9%, 11% एंड 13%। जो पीटीसीएल की वेटेज हमने रिवाइज की है, इसके हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। 40% इस पीटीसीएल में इन्वेस्ट किया, 60% पीएसओ में इन्वेस्ट किया। अब सबसे पहले जो था वो आरपी हमने फाइंड करना था ना, आरपी फार्मूले जो हमने लिखे थे उसी हिसाब से देख लें कि ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आरपी होगा तो ये फाइंड होगा ना। अब उस हवाले से ही आरपी हम फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला क्या था, ये जितनी भी कंपनीज के रिटर्न हैं उसको उस हवाले से मल्टीप्लाई करें, प्लस कर लें। हमारे पास 2 कंपनीज हैं तो हम 2 कंपनीज का ही देखेंगे। लेंगे आरपी इक्वल है वेटेज ऑफ कंपनी 1 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑफ कंपनी 1, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा लें, प्लस वेटेज ऑफ कंपनी 2 मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑफ कंपनी 2। अब कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करने के लिए ना, इनको मैं इशारियों में लिखूंगा, यानी कि परसेंटेज ख़त्म करके। तो सबसे पहले ये पीएसओ में वेटेज हमने W1 वेटेज क्या है इसकी, ये 60% है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.60। इसी तरह से आपकी पहले वेटेज लिख लें 0.60, 0.60, 0.60। दोबारा बता रहा हूँ तो कहिए ये 0.60 क्या आया, ये वेटेज 1 है। पीएसओ में कितने परसेंट इन्वेस्ट किया, हमने सपोज किया 60% इन्वेस्ट किया, तो 60% हमने इसकी वेटेज लगा ली कि इसको इम्पोर्टेंस, अहमियत जो दी गई है वो 60% है। अब वेटेज 1 ये 60% हमने लिख लिया। अब आर आई ये जो रिटर्न है इसका भी परसेंटेज ख़त्म कर रहा हूँ। 10% की बजाय क्या आ जाएगा 10, 12% की बजाय 0.12, 16% की बजाय 0.16 और 18% की बजाय 0.18। अब वेटेज 2 दूसरी कंपनी में जो पीटीसीएल है कितना इन्वेस्ट किया था 40%, तो हम लिख सकते हैं 0.40। R2 इसमें कितने परसेंट हमने इन्वेस्ट किया, सॉरी रिटर्न कितना मिला हमें, 7% है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.07। 9% एट 0.09, 0.11, 0.13।
अब इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जी हमने इसको इकट्ठा ही कर दी। करना कैसे है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको जमा करना है। क्योंकि ये मैंने खुद से पहले सॉल्व किए हैं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। रिपीट कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट के अंदर ही रहने दें, इसको मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट के अंदर ही रहने दें, और फिर इन दोनों को जो ब्रैकेट्स में आया है जमा करेंगे। हमारे पास आंसर आएगा 0.088। इसका आंसर आएगा 0.108। इसका आंसर आएगा 0.14 और इसका आंसर आएगा 0.16। ठीक है जी। अब ये हमने आरपी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना था, एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसका फार्मूला हमने लिखा था आयोटा I1 to N RP N, समेशन 1 से N RP। अब पुट द वैल्यूज इन फार्मूला, पुट द वैल्यूज इन फार्मूला। अब फार्मूले में हमने इसको पुट करना है वैल्यूज़ को, तो देखते हैं जी। समेशन आई यानी योटा 1 एन से बना था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी कंपनी का डाटा था, 1 2 3 4, 4 कंपनी का डाटा था, तो एन की बजाय 4 लिख लें। आर पी हमारे पास क्या आया, इन सब को जमा करने से कहता है 0.496। आपने इन चारों को कैलकुलेट करना है, प्लस करें, ये आंसर आएगा। अब इधर लिख लिया 0.496, जो n है वो है हमारे पास 4, 1 2 3 4। अब इसको जस्ट ये लिख लें 0.496 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका आंसर आता है 0.124 और 12.4%। ये आंसर आता है 0.124 और 12.4%। ये हमारा स्टैंडर्ड आ गया। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है जी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो उसका फार्मूला पहले लिख लें। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है क्या, इसकी डेप्थ क्या है और मतलब क्या बनता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो रिपीट हम नहीं करेंगे। साइन ऐसे शो करेंगे जिसको फार्मूला लिख लें, आर पी माइनस और n-1। ठीक है जी, ये इसका फार्मूला है। इसके मुताबिक हमें वैल्यू चाहिए और फिर हम इसको एनालाइज कर लेंगे। अब देखें आर पी तो हमारे पास आ गया ना आर पी, ये जो है ये भी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। आर पी यानी कि जो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो जो है ये वाला 0.124, इसका अंडर रूट लेना है बस, सॉरी इसका स्केयर लेना है और उसके बाद जस्ट वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लिख लेते हैं इधर, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अब
ये पहले ये वाली चीज़ हमें चाहिए, इसको इधर से ही सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास डाटा मौजूद है ऑलरेडी उसी को हम देखेंगे। आर पी माइनस ये वाली चीज़ इधर हमें लिखते हैं आर पी माइनस आर पी बार होल स्क्वायर। आर पी ये हमें दिए हुए हैं ऑलरेडी, आर पी बार हमारे पास आ गया 0.124 आर 12.4%। लें जी, इधर हम लिख रहे हैं 0.088 माइनस 0.124 होल स्क्वायर। उसके बाद 0.108 माइनस 0.124 होल स्क्वायर। उसके बाद 0.14 माइनस 0.124 होल स्क्वायर। उसके बाद 0.16 माइनस 0.124 होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसका जो आंसर आएगा स्क्वायर लेके उसको सबको प्लस करेंगे तो ये वाली चीज़ जो हम लिखी है ना, ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगी। अब चूंकि इधर जगह कम है ना, तो चलें इधर इसी को एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। इसको अगर हम लिखें आंसर इसका, तो इसका आंसर बनता है 0.001296। उसके बाद इसका आंसर बनता है 0.000256। इसको देखें तो इसका आंसर बनेगा 0.000256। इसका आंसर बनेगा 0.001296। किया गया जी। ये जो आर बी थे ये वाले, और जो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न आया था उसको माइनस किया, स्केयर लिया। अब पहले इसमें से ये माइनस करेंगे फिर स्केयर लेंगे तो ये आंसर आएगा 1 2 3 4। अब इन चारों को अगर हम जमा कर लें तो जो हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न जो हमारे चाहिए वो हमारे पास आ जाएगा 0.003104। लें जी, ये हमारे पास आंसर आया। और इसे क्या लिखते हैं जी हम, समेशन आर पी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो होल स्क्वायर। ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट था। अब इसको हमने इधर पुट करना फार्मूले में। इधर लिख लेते हैं जी, पुट द वैल्यूज इन फार्मूला। अब इस वैल्यूज़ को फार्मूले में हमने पुट करना है। अब जब इस वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करना है तो हम इसको देखेंगे। ये ऐसे लिख लें, ये वाला क्या आ गया हमारे पास 0.003104। एन हमारे पास नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं और वो हमें पहले ही पता है 4 हैं, 1 2 3 4, 4 माइनस 1। अब इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसे हम लिख लें ऐसे 0.003104 और नीचे आएगा 3। अब पहले इसे सॉल्व कर लें और फिर अंडर रूट ले लें। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखें जी, 0.003104 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारे पास आता है 0.00103। और अगर हम इसका अंडर रूट ले लें, पहले इसे लिख लेते हैं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप देखें। 0.00103
0.00103466 डिवाइड, और इसका फिर हमने अंडर रूट लेना है। अब इसी का अंडर रूट ले लें। ये 0.00103466, तो ये हमारे आ सकता है 0.32, 0 प्लस माइनस 0.032 और प्लस माइनस 3.2%। ये जी हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन इसको मेजर करता है, कैसे मेजर करता है, इसके क्या अप्स डाउन हैं और क्या इसकी एप्लीकेशन है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये न्यूमेरिकल में हमने इसको भी देख लिया। अब उसके बाद जो टेक्निक है वो वेरिएंस। वेरिएंस का जो फॉर्मूला था, समेशन रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो होल स्क्वायर n -1, यानी कि जैसे इस पर अंडर रूट नहीं लगाया, बाकी सारा फार्मूला तो वही है जो हमने ये सॉल्व कर रहे हैं। पुट द वैल्यूज इन फार्मूला, ये सारी वैल्यूज ये वाली वही आएंगी, n -1 4 वही आएगा। तो हम जस्ट इसको इतना लिख के ये लिख सकते हैं, वेरिएंस हमारे पास क्या है, इसका अंडर रूट ना लें तो ये हमारे पास वेरिएंस आ गया 0.00103466, ये वाला। बस अंडर रूट नहीं लेना, हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। और जो लास्ट टेक्निक है हमारी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या CV, जिसे हम लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, ये फार्मूला है। वैल्यूज पुट कर लें जी। स्टैंडर्ड डेविएशन जो था हमारे पास, ये वाला 0.032, और जो पोर्टफोलियो का हमारे पास रिटर्न आया है वो ये था एक्सपेक्टेड 0.124, 0.124। तो इसको सॉल्व कर लें। 0.032 डिवाइडेड बाय 0.124 किया जाता है जी 0.258। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये चारों टेक्निक्स हमने सॉल्व कर ली। पेपर में भी इसी तरह आएगा। इसकी को इंटरप्रेट कैसे करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। अगर कोई यूट्यूब से फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में करें। आपको कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप देख लें उसको। इंशाल्लाह हम उसको भी उधर से भी सॉल्व कर लेंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर कमेंट में किया जाएगा, आंसर किया जाएगा। अब देखें एक पास पेपर से भी देख लेते हैं। पेपर है जी एनुअल 2017 एग्जामिनेशन एमकॉम पंजाब यूनिवर्सिटी का। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जी, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ 3 एसेट्स। 3 एसेट्स हैं जी हिस्टोरिकल रिटर्न। यूनिलीवर पार्क है, हाई नून है, टी बिल्स है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी 3 ईयर्स का डाटा है। इन्वेस्टिंग इक्वली इन ईच एसेट ऑफ ए पोर्टफोलियो ऑफ 2 एसेट्स। अब इन्वेस्टिंग इक्वल इन्वेस्ट करना है, जो 2 एसेट्स का पोर्टफोलियो बनाना है। मतलब वेटेज क्या होगी 50% 50%। फिर इन दोनों का बनाएंगे तो 50% और 50%। बी पोर्टफोलियो 1 2 टाइम ये क्वेश्चन करना है। पोर्टफोलियो 1 क्या बनाएंगे, यूनिलीवर पार्क एंड हाई नून।
इसका और इसका, जस्ट 2 कंपनीज का आपने डाटा लेना है और क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। तो उसने कहा है जी 50% इसमें इन्वेस्ट किया, 50% इसमें इन्वेस्ट किया। कैसे पता चला? लिखा हुआ है जी इन्वेस्टिंग इक्वली, इक्वल इन्वेस्ट किया। दोनों में जब इक्वल इन्वेस्ट किया तो पोर्टफोलियो में 50% इसका हो गया, 50% इसका। दूसरा पोर्टफोलियो लाएंगे यूनिलीवर, पाक एंड टी बिल्स, इसका इस तरफ ले जाते हैं, इसका और इसका। अब ये 2 डाटाज लेंगे इन कंपनीज का, 50% इसमें, 50% इसमें। मतलब इस क्वेश्चन को हमने 2 दफ़ा सॉल्व करना है। एक दफ़ा ये 2 कंपनीज का डाटा लेना है, 50% वेटेज रखनी है, रिटर्न यही रहेगा और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिक्वायरमेंट देखें, व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ईच ऑफ 2 पोर्टफोलियोज। जैसे हमने इधर डाटा लिया, ये देखें, अगर हम इसको इससे मिलाएं, इधर इस क्वेश्चन में डाटा क्या है जी 4 ईयर्स का है, इस क्वेश्चन में डाटा क्या है 3 ईयर्स का। अब उसने कहा जी पहले यूनिलीवर पाक और हाई नून का, इन 2 कंपनीज को सॉल्व करो पोर्टफोलियो बना के। तो यूनिलीवर पाक इधर लिख, पीएस हो गया, क्या आ जाएगा यूनिलीवर पाक। इधर 10% लिखा है मैंने, तो क्वेश्चन में क्या है 14, 16, 18, 14, 16, 18। अब इसी तरह पीटीसीएल लिखा है, इधर क्या आ जाएगा हाई नून, क्योंकि कहा इन दोनों का बनाओ, हाई नून आ जाएगा, इसके रिटर्न हम लिख लेंगे। अब वेटेज हमने खुद अज्यूम की थी 60%, 40%, इधर आ जाएगा 50%, 50%, 50%, 50%। बाकी सेम प्रोसीजर, ये देख लें ऐसे ही, वेटेज इधर 50 आ जाएगा, इधर भी 50, रिटर्न जो इन सब के हैं। अब मैंने 50 क्यों लगाया? इन्वेस्टिंग इक्वली उसने लिखा है, इक्वल इन्वेस्टमेंट 50-50 होता है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट है विच पोर्टफोलियो ऑफ एसेट डू यू रिकमेंड टू रिस्क अवर्स इन्वेस्टर। अब इसको सॉल्व कर लिया, फिर इसको और इसको मिला कर सॉल्व किया, और जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उसको हम रिकमेंड करेंगे कि इसमें इन्वेस्ट कर लें। दोबारा सुन लें, दोनों को अलग-अलग सॉल्व करना है और फिर हमने ये डिसाइड करना है कि किस में इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट उसमें करेंगे जिसका रिस्क कम होगा। रिस्क कम कैसे पता चलेगा? रिस्क कम का इस तरह पता चलेगा कि जिस कंपनी का स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा। लेकिन आज का लेक्चर यही था, हमने कंप्लीट टेक्निक जितनी भी हैं चारों पढ़ ली कि पोर्टफोलियो को हम किस तरह मेजर करेंगे, रिस्क को उसको कैसे लेके चलेंगे। अब इसमें कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप पूछ सकते हैं, और पास पेपर्स को भी आपने सॉल्व करना है, इसको अच्छे से देखें। कोई प्रॉब्लम हो आप इसको कमेंट सेक्शन में, अगर क्लास के टाइम के बाद पूछना है आपने तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और आपके कमेंट का 1 बाय 1 रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आपने क्लास के टाइम में पूछना है तो आपने इसको जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आप बढ़ें। ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।